इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज़्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। जो हुकूमत की चीखें हैं वो साफ बता रही हैं कि इस जिन की जान इस ईवीएम के अंदर है कि अगर ईवीएम नहीं आई तो ये अगला इलेक्शन नहीं जीत सकते। इलेक्शन कमीशन तुम भी तैयारी करो और जो अपोजिशन वाले हैं वो भी तैयारी करो। वाकई एक ही बात है, अल्लाह के फजल से हम इनको शिकस्त देंगे। आज सेनेट की कमेटी के अंदर हुकूमत का वजीर जो है वो इलेक्शन कमीशन पर खुला हमलावर हुआ। एनी ऑनरेबल मैन वुड हैव रिजाइंड बाय नाउ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर देगा। अगर आज इलेक्शन कमीशन पर हमला हो सकता है तो कल सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हो सकता है। ना मुफाहमत है ये, ना मुखालफत है ये, मुनाफिकत है। ऑपोजिशन आज बेनकाब हो गई, उसके चेहरे से नकाब उतर गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपके साथ आनम अफसल। डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार ज़ाती मसरूफियात की वजह से आज ये प्रोग्राम नहीं कर पा रही हैं, उनकी जगह मैं ये जिम्मेदारी अंजाम दूंगी। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मजाक उड़ा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, आप जहन्नुम में जाएं, ऐसे इदारों को आग लगा दें। इलेक्शन कमीशन मुल्की जमहूरियत को तबाह करने का ज़ामिन है। इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता रहा। ये इल्ज़ामात सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर में वफाकी वजीर रेलवे आजम खान स्वाति की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर आयद किए गए हैं। गुज़श्ता इजलास में इलेक्शन कमीशन के हुकाम की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर इसी कमेटी में 37 एतराज़ात उठाए जाने के बाद आज इजलास में ये सूरत हाल पेश आई है। हुकूमत और ECP आमने सामने हैं और सख्त तलखी वाला माहौल बना हुआ है। तमाम अपोजिशन जमातें जो EVM की पहले से ही मुखालिफत कर रही थीं, अब खुलकर इलेक्शन कमीशन की हिमायत में भी सामने आ गई हैं। अपोजिशन हुकूमत पर, इदारों पर हमलावर होने का इल्ज़ाम लगा रही है। हुकूमत इस तनाव वाले माहौल में EVMs और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने के बिल्स पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में लाने जा रही है। तो सवाल ये है कि क्या अपोजिशन इसको रोक पाएगी और कानून साजी होने के बाद क्या इलेक्शन कमीशन EVM से वोटिंग कराने के लिए तैयार होगी? गो के ये इसकी आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन ECP इसको मुस्तरद भी कर चुका है। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वासिक अब्बासी साहब ने, और बैरिस्टर दानियाल चौधरी नून लीग से भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी से सहर कामरान साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। वासिक अब्बासी साहब, ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई इदारों पर हमला कर रहे हैं? हुकूमत पर हमला करने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब का जो आज स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि आज आप इलेक्शन कमीशन पर हमला कर रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला करेंगे। देखिए, ये अपने खदशात का और जो जिन खतरात के इनको सामना है, ये उसका इजहार कर रहे हैं। इनकी तनकीद हमारे ऊपर सिर्फ इसलिए है कि इनको अपने हाथ से आने वाला इलेक्शन नज़र आ रहा है कि इनके हाथ से जा रहा है। भाई, मैं ये कहता हूँ कि 2013 के इलेक्शनों में जो सबसे अहम मसला था वो क्या था? हमने कहा कि हमारा जो इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर एतमाद नहीं है। उसके बाद वो हमारी तहरीक चली, वो तहरीक चलते चलते फाइनली हम लोग जो जस्टिस नासिरुल मुल्क की रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का अपना इजहार किया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरे करने में नाकाम रहा है। 2014 की रिपोर्ट देखें, 2015 की देखें और 2018 में फुल बेंच की रिपोर्ट है कि इसमें कानून साजी करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 218 क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो इलेक्शन है वो कानून के मुताबिक हो। तो कानून किसको बनाना चाहिए? ये तो पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। तो जब हमने कानून बनाया, हमने उसको स्टैंडिंग कमेटी से पहले वेट किया, वो असम्बली में गया, असम्बली में 8 माह तक रहा, कोई ओपोजिशन की तरफ से उसके ऊपर तनकीद नहीं हुई, अपनी इन्वॉल्वमेंट उन्होंने कहीं शो नहीं की। असम्बली का बिजनेस है ना, दे आर पार्ट ऑफ असम्बली, उनको करना चाहिए था, उन्होंने नहीं की। लेकिन उनके दिमाग का खनास देखें कि फाइनली जब वो आपके सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में चला गया, 90 दिन तक पड़ा रहा, किसी ने कोई गुफ्तगू नहीं की, और आखिरी दिन में जो बाइसनेस शो की अदारे की तरफ से, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जब तक फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं की जा सकती हैं। हर इलेक्शन के बाद रोना, हर इलेक्शन के बाद शोर शराबा, इसका कोई तो सोल्यूशन था। तो इसके अलावा क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है कि हम उसमें एक मशीन के जरिए इलेक्शन कराएं? या तो उस पर अपना इनपुट दे दीजिए ना। आप कहते हैं कि हमारा इस पे इख्तलाफ है, हम इसके ऊपर अपनी राय ये रखते हैं, हमारा इनपुट ये है, उसको ज़ेर बहस लाया जाए। कुछ नहीं लाया गया। 80-90 दिन तक आप उसके ऊपर कोई बात ही ना करें, और फाइनली वन फाइन डे जब गवर्नमेंट ने उसको डिफेंड किया कमेटी में, और उसमें सिर्फ 5, आज की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली बाबर एवान साहब के जो हमारे रेप थे,
उन्होंने बताया कि सिर्फ 5 बातों पे डिस्कशन हो चुकी है, 37 में से 32 पॉइंट अनअटेंडेड रहे हैं, उनको सुन ही नहीं सके, बात ही नहीं कर सके। और उससे बड़ा अलमिया कि जब इलेक्शन कमीशन जिसके लिए कानून साजी हो रही है, जिसके लिए ये एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, उसी का मेंबर वो मीटिंग छोड़ के चला जाए और वॉकआउट कर दे, तो ये सारे वकूए के बाद हम यही कहेंगे कि भाई बाइसनेस शो करेंगे तो आपके इलेक्शन कैसे बेहतर हो, कैसे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर पाएंगे। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं सहर कामरान साहिबा भी। सहर साहिबा, ये कहिएगा कि आपका एतराज़ क्या है ईवीएम मशीन पर? आज इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज़ात किए हैं, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इन पर बात कर ली जाए, इन्हीं एतराज़ात पर ही बात कर ली जाए बजाय इसके कि उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया जाए? बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि आज फवाद चौधरी साहब ने जितनी छोटी बातें की, वो जो छोटे कद की बात कर रहे थे, उन्होंने अपना कद दिखाया है कि वो कितने छोटे कद के हैं, उनके जहन में क्या है, उनकी सोच में क्या है और वो मौसमों के साथ कैसे बदलते हैं। और जिस रवैये का जो है, मैं समझती हूँ कि जो रवैया दिखाया है उसके अंदर सवाती साहब ने मीटिंग के अंदर, उस पर भी उनको शर्मसार होना चाहिए। यानी इस हुकूमत का क्या तरीक़ेकार है? अगर किसी का वीडियो स्कैंडल ना निकले तो आप उसको धमकियां देना शुरू कर दें। आप ये बताएं कि आप जो है वो आग लगा देंगे। किस को आग लगाएंगे आप? क्यों आप हर इदारे को अंडरमाइन करना चाहते हैं? अगर ईवीएम मशीन के ऊपर तहफ्फुज़ात हैं और इलेक्शन कमीशन ने वो तहफ्फुज़ात का इजहार किया है, तो आप उन तहफ्फुज़ात को देखें। आप बुलडोज करना चाह रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये जो इनका तरीकेकार है ना कि आप हर चीज को बुलडोज करेंगे, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। जो रवैये है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात किए हैं, क्या पीपल्स पार्टी के भी वही एतराज़ात हैं? जी, इनके जो रवैये हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। आप कब तक हर इदारे की धमकियां करेंगे? नैब को आपने एक वीडियो स्कैंडल पे अंडर कॉम्प्रोमाइज कर दिया और इलेक्शन कमीशन को आप धमकियां दे रहे हैं खुलेआम, और फिर आप कहते हैं कि जी वो धमकियां आप देते रहे, आप बता दें कि जी आपने पैसे लिए हुए, आप बताएं कि आप आग लगा देंगे और मेंबर्स उठ के ना जाए, वो क्या कहें? आप क्या समझ रहे हैं कि आप आका है, सब आपके गुलाम है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। इसी तरीके ये अब तक कंटेनर से नीचे नहीं उतरी हुकूमत, ये आज तक उसी मोड में है कि जहां पर ये बिलों को आग लगाती थी, आज ये इदारों को आग लगा रही है। यानी आप कब तक जो है हर इदारे को अंडरमाइन करेंगे? कब तक आप हर इदारे की तहजीब करेंगे? हमें हमारे तहफ्फुज़ात हैं, बिल्कुल जायज तहफ्फुज़ात है। आपका एफबीआर का डाटा हैक हो गया, आपका जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री का डाटा हैक हो गया, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डाटा हैक हो गया, बिक गया, और आप जो है बैठे रहेंगे। नेशनल सिक्योरिटी इशू था, वजीर आजम साहब का फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये अब अगर कोई तहफ्फुज़ात का इजहार करे कि आपकी इस मशीन के ऊपर ये तहफ्फुज़ात है, तो ये धमकियां देंगे। मैं समझती हूँ कि बहुत नेगेटिव रवैया है, और ये जिस नहज पे जा रहे हैं इसका नतीजा सवाए तबाही के कुछ नहीं निकलना। ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना, हर चीज को, हर इदारे को, हर सिस्टम को तबाह कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो फॉरेन नेशन हो, चाहे वो मुल्क की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो मुल्क के इदारे हो। सहर साहब, लेकिन जो हुकूमत का जो कॉन्डक्ट है उस पर आपको एतराज़ हो सकता है, लेकिन जो डिमांड है, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में बात की है, क्या उस पर भी आपको एतराज़ है? आपकी पार्टी को एतराज़ है? देखिए, मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी रही हूँ, ठीक है। मैंने जिंदगी के बहुत 15-20 साल मुल्क से बाहर गुजारे हैं, और मैं विटनेस हूँ कि आपका इलेक्शन प्रोसेस कैसे कॉम्प्रोमाइज होता है। इलेक्शन तो नहीं हुआ, मगर हमने 2 रेफरेंडम जरूर देखे हैं, हमने उसके अंदर एम्बेसियों के रोल भी देखे हैं, और खलीजी ममालिक के अंदर जहाँ पे आप इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते, जहाँ पे आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर आप किस तरह से सिस्टम एनफोर्स करेंगे और किस तरह से आप हल्के बनाएंगे? देखिए, अगर आपको पता है कि आपकी कारकर्दगी खराब है, अगर आपको पता है कि आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो आप भाई अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। आपके पास अभी जो वक्त है उसमें कुछ परफॉर्म करके दिखाएं। आपने सरकारी रिसोर्सेज, सरकारी अथॉरिटी लेके सिर्फ जो है आज तक कैरेक्टर असैसिनेशन किए, ऑपोजिशन की, और कोई काम करके नहीं दिखाया। हर करप्शन आपने की है, हर इदारे में आपने करप्शन की है। आपका कोई भी, चाहे वो आपके बनीगाला का घर हो जिसको आपने 12 लाख के अंदर रेगुलराइज कराया, चाहे वो अलीमा बाजी की एमनेस्टी स्कीम हो, चाहे वो मेट्रो पेशावर हो, चाहे वो कोई लेकिन सहर साहिबा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी फैसला है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी हक होना चाहिए वोट डालने का। देखिए, बिल्कुल उसका आप बताए ना कि ये समझते हैं कि छू मंतर से पूरी हुकूमत चलेगी, छू मंतर से मैकेनिज्म बनेगा, एम्बेसियों को इस्तेमाल करेंगे। मुझे आप ये बताएं कि पूरे सिस्टम के ऊपर यकीनन हम चाहते हैं, मैं तो खुद भी वहां पे थी, लेकिन हम जानते थे कि जी ये वोटिंग प्रोसेस जो है ये कैसे होगा,
ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्यों आप इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा बना रहे हैं? कारकर्दगी करके दिखाएं ना, आप आवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें ना, आप रोजाना महंगाई का बम ना गिराएं ना, आप रोजाना हर इदारे को अंडरमाइन ना करें ना। ये तो मैं समझती हूँ ये जो रवैया है धमकियों का, ये सवाती साहब जो है, ये तो अगर कोई किसी का गरीब का ठीक है सैर साहब, आपका पॉइंट आ गया। वासिक अब्बासी साहब, जिस तरह सैर साहिबा कह रही हैं कि आप धमकियां दे रहे हैं ऑपोजिशन को और सबको धमकियां दे रहे हैं, ये रवैया आपका ठीक नहीं है बेसिकली। देखें, मैं ये कहता हूँ कि जब आप लोग लिंगर कर देंगे जो आवाम का सबसे अहम मसला है, आवाम का मसला क्या है कि भाई जो इलेक्शन होता है जिसमें गवर्नमेंट्स फॉर्म की जाती हैं, इसको बेहतर तरीके से रिफॉर्म्स के साथ अगला इलेक्शन कराया जाए। ये सारी पाकिस्तानी कौम की नीड है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंसेस आते हैं, जो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है, हमारे जो फॉरेनर्स जितने भी हैं हमारे बैरून मुल्क मुकीम लोगों की, कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकॉनमी में, उनको राइट देना है। और मैं कह रहा हूँ कि एक साल तक ये अपनी राय दें ना, मौसूफ पूरी जमात सारी ओपोजिशन, पहली बात है इनके तो अपने कोई हालात नहीं है, जो बच्चे कुछ हालात हैं उसमें कम से कम जो कौमी मसले हैं यार कि इसको तो बेहतर किया जा सकता था, अपनी आप राय देते, आज कितनी बेहतर बात होती। ये कहते हैं कि हमने पार्टिसिपेशन की है, जिस राय के साथ हमने हुकूमत को नवाजा, हुकूमत ने उसको मुस्तरद कर दिया ज़ाती अनात के ऊपर। तो आज शायद हम उसको डिफेंड करने के लिए हम सोच रहे होते हैं कि भाई ओपोजिशन ने अपना सारा रोल अदा किया। ओपोजिशन का इंटरेस्ट ही नहीं है सिवाय इसके कि जो काम गवर्नमेंट करेगी हमने इसको निगेट करना है। जहां पर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी लेके आएगी, जो सबसे अहम इशू है, हमने उसको निगेट करना है। किन वजूहात पे करना है? क्योंकि हालात 2018 के देख लिए और 23 के इनको पढ़ने लगे और इसलिए बर्दाश्त से बाहर है, जिसकी वजह से इसको लिंगर कर रहे हैं। और एक और बात मैं ये कहता हूँ कि अगर एक साल तक ये इतना अरसे तक ये आपका देखें ना, स्टैंडिंग कमेटी में है, जो रूल ऑफ बिजनेस है वो ये कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, वेट होता है, असम्बली में आता है, फिर वहाँ पर डिस्कशंस होती हैं, इसकी प्रॉपर लेंथ है, और इसके बाद ये जाता है आपके सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में। सारे प्रोसेस में अपना इनपुट बता दें, हम वैसे नहीं करते, सारे प्रोसेस में बता दें कि हमने ये इनपुट दिया था, उसके तनाजुर में आपने ये नहीं किया, कोई इनपुट ही नहीं है। और 11th आवर में आके बयानबाजी शुरू कर दें, तो मेरे नज़दीक ये तो ड्रामेबाजी है ना। ये अपनी एग्जिस्टेंस को सिर्फ शो करने के लिए कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये जो टूटी फूटी अपने चंद दिन गुजार रहे, सिर्फ इस एग्जिस्टेंस को बताने के लिए ये अपना एक ड्रामा सा रचाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है, ना ये कुछ कर पाएंगे। सैर साहिबा बता दें, आप अपना इनपुट बता दें। वासिक साहब कह रहे हैं कि आपका तो कोई इनपुट ही नहीं है, ना कोई रोल है, ना कोई इनपुट बता दें। मैं बात ही नहीं करता, आप बता दें कि हमने फलां सिफारिशात की थी गवर्नमेंट को, जिसने मुस्तरद कर दी, मैं खामोश हो जाता। अब जरा खामोश हो जाइए। इनपुट के ऊपर तो रिएक्शन है ना, इनपुट तो इनसे बर्दाश्त नहीं है। मैं कहती हूँ बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि हम गुस्सीले हैं, हम गुस्से के हैं, हमारी जुबान सख्त है, हम करखते हैं, हम धमकियां देते हैं। कोई बता दे कि ये चंद सिफारिशात थी जो हमने आपको दिया। तहजीब कोई है, कोई तरीकेकार है? जी सर साहब, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, अब आप तहजीब का लेक्चर मुझे तो ना कम से कम आप बता दें। जिनके पास अखलाकियात चुके नहीं गुजरी उन्हें मैं क्या बताऊं। बात यह है कि अगर ये वाकई इलेक्शन का प्रोसेस फेयर चाहते तो अभी जो कश्मीर के इलेक्शन में आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर जिस तरीके से नोटों की गड्डियां बांट रहे थे, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की हिदायत और तहफ्फुज़ात के बावजूद इमरान खान अहमद न्याजी साहब उनको लेकर स्टेज पे पहुंचे, तो बात ये तो पता लग गया ना कि क्या चाहते हैं। इनकी बदनीयती तो नजर आ गई। इनकी बदनीयती हमें जीपी में भी नजर आई, इनकी बदनीयती हमें डस्का में भी नजर आई, इनकी बदनीयती हमें कश्मीर में भी नजर आई। देखिए बात यह है कि आप अपनी नियतों को दुरुस्त करें। आपको जो खौफ है ना कि आपको इस दफा वोट नहीं मिलेंगे, आप अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे, उसके लिए बजाय इतना बड़ा मैनोवरिंग करने के, हर इदारे को अंडरमाइन करने की, जिस दिन नैब के चेयरमैन ने कहा कि इस हुकूमत के खिलाफ अगर केसेस चले तो आज हुकूमत गिर जाए, उस दिन उनका वीडियो स्कैंडल आया। अब आज तक उस पर तहकीकात क्यों नहीं हुई? इसलिए कि वो इसी पे कॉम्प्रोमाइज है। कोई अगर आपके खिलाफ आवाज उठाता है उसके ऊपर आप जो है कोई जो है वो रेफरेंस भेज देते हैं। अब जो एक इदारा बोल रहा है कि आपके इसके ऊपर हमारे तहफ्फुज़ात हैं, इसमें इश्यूज हो सकते हैं, तो आपने उसको धमकियां देनी शुरू कर दी। और जब आपको लगा कि आप इसको पार्लियामानी कमेटी से पास नहीं करा सकते तो आपने कहा कि हम ज्वाइंट सेशन में बुलडोज करेंगे। ये तो अपने रवैये बता रहे हैं। देखिए आपकी अपने रवैयों की नेगेटिविटी है। अगर आपने जो वही सब कुछ हमने गिलगित बल्तिस्तान में देखा था अली अमीन गंडापुर को करते हुए, वही हमने जो है कश्मीर के इलेक्शन में देखा। आप कोई मिसाल कायम करते ना, आप कोई रोल मॉडल बनाते, आप ये बताते कि जी आपने मिसाल कायम की है, आप जो है बिल्कुल फेयरनेस पे जा रहे हैं। फेयरनेस तो आप तो ये समझते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस,
वही भैंस की और लाठी जो है ना सवाती साहब के हाथ में उस वक्त थी जब किसी गरीब का जानवर आ गया था, वही लाठी आज है उनके हाथ में, वही लाठी जो है वो फवाद चौधरी ने पकड़ ली, वो इनके बाकी मेंबरान ने। देखिए मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है आपको एक बेहतर निजाम लाना है, उसका तरीकेकार होता है, इस तरीके से बुलडोज नहीं हो सकता। तो सहर साहिबा क्या तरीकाकार है? हुकूमत ने आपको ऑफर दी बार बार कि आए बैठे इस्लाहात करें, आपको टेबल पे बिठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस्लाहात के लिए आपने क्या इनपुट दिया है हुकूमत को? देखिए इस्लाहात के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल पहले से मौजूद था, उसके ऊपर बात करें ना। मसला ये है कि ये करना नहीं चाहते, ये ऑर्डिनेंसेस लाना चाहते हैं, उसके बाद ये हैमर करना चाहते हैं, ये बुलडोज करना चाहते हैं, ये समझते हैं जो चीज इनके दिमाग में है वही पूरी करनी है। ये तमाम चीजों को हमने तो आरटीएस सिस्टम भी बैठे हुए देखा। मुझे ये बताएं कि आपका एफबीआई का डाटा हैक हुआ, इतना बड़ा कौमी नुकसान हुआ, आपको कुछ एहसास है? आपको कोई पता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला था? आप तो चुप करके बैठे, आपको परवाह ही नहीं है। ये तो मैं समझती हूँ ऐसी हुकूमत है जिसको कुछ एहसास नहीं है कि पाकिस्तान को ये किस तरफ ले जा रहे हैं। ये बिल्कुल एक सोई हुई हुकूमत है। 4 दिन तक वहां पे डाटा बिकता रहा वेब के ऊपर, इनका ये सोए रहे, इनको निशानदेही भी हो गई उसकी, उसको सोशल मीडिया पे सामने भी आ गया, लेकिन ये तब भी सोए रहे। और अब ये बात कर रहे हैं कि जी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, और वो बताया कि वो टेम्पर हो सकती है। जब टेम्पर हो सकती है तो फिर आप उस प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन कहता है इसको अभी आप इस इलेक्शन के लिए मौका करें, आप अपना सिस्टम आप वो करें ना। आप बोले जी हम दोबारा नोटों की गड्डियां नहीं बांटेंगे, आप ये बताएं कि हम जो है हुकूमती रिसोर्सेज नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप ये बोले कि आप अपोजिशन के साथ विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे। मुझे बताएं वो आटा चीनी माफिया, उनको गिरफ्तार आप क्यों नहीं करते? ठीक है, आप तो उनको कुछ नहीं करते, वो तो आप कमेटी खेलते हैं। आपके किचन जो लोग चलाते हैं उनको आप नहीं छेड़ते। ये सारा जो सिलसिला इन्होंने बनाया है, मैंने एक लैंग्वेज इन्होंने इनकी वोकैबुलरी जो है, ये जो इन्होंने अपनी एक लुगत बनाई है, इसका मकसद सिर्फ हिजान बर्पा करना है। तो परफॉर्मेंस जहाँ नहीं कर सकते वहाँ पे किस तरह का ले आते। पार्लियामानी कमेटी के अंदर जो है आपका पॉइंट आ गया सर, वो अपनी तजावीज देते हैं, उनको सुनने का हौसला पैदा करें, उनको धमकियां ना दें। वासिक साहब, क्यों हुकूमत धमकियां देती है और वो कह रही हैं कि बुलडोज करने की कोशिश करती है, इस्लाहात तो दूर की बात है? देखिए ना, मैं उसके ऊपर मैंने पहले भी गुजारिश की अपनी बहन से कि आप एक चीज़ देखें ना, अगर कोई सिस्टम चलाना है उसका जो पॉलिसी मेकिंग है ये कोर है पार्लियामेंट का, और उस पॉलिसी मेकिंग में जो अहम रोल अदा करती है अपोजिशन, जितना गवर्नमेंट का रोल होता है उतना ही अपोजिशन का रोल भी होता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये थोड़ा सा ये बता दें कि हम उस सारे प्रोसेस के अंदर यहाँ उसका हिस्सा बने, हमने एक्सेप्ट किया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 1 साल तक उस पर बयान भी नहीं दिया, आपने 1 साल तक उसके ऊपर अपनी कोई सिफारिशात नहीं दी, आप लोगों ने एक अनअटेंडेंट इशू को अनअटेंडेंट करके भेज दिया। और लास्ट डे में जो 11th आवर था उसके अंदर एक एक्शन होता है इतना बड़ा, और उसके ऊपर आप लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि आज स्टैंडिंग कमेटी ऑफ चेयरमैन ने इसको ख़त्म कर दिया। हम जा रहे हैं, हम पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में जाएंगे और हम आपको ये काम करके दिखाएंगे माजी की तरह, जैसे हमने वो तमाम काम करके दिखाए आपको पार्लियामेंट से, जिसमें आप लोग कहते थे कि इस बार एक ओपोजिशन जो एक अपना ड्रामा करती है गठा जुड़ने का, वो जुड़ के कर देगी और हर बार आप लोग रहेंगे। इस दफा भी ऐसे हो। ठीक है वासिक साहब, हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने भी ज्वाइन किया है। दानियाल चौधरी साहब, हुकूमत ये कह रही, पहले तो आपने कोई एतराज़ नहीं किया, अब अचानक से एतराज़ात सामने आ रहे हैं, हुकूमत आपसे कह रही है कि आएँ तजावीज़ लेके आएँ, इस्लाहात कैसे होंगी आइनी तरीके से अगर इस्लाहात नहीं दी जाएंगी? या मेरे से पूछ रही है? जी बताइए, तजावीज़ हुकूमत आपसे मांग रही थी इस्लाहात के लिए, अगर ऑपोजिशन तजावीज़ नहीं देगी तो आईनी इस्लाहात किस तरीके से होंगे? देखिए, हम किस हुकूमत को तजावीज़ दें? उस हुकूमत को जिसने 50 करोड़ नौकरियां दे के लोगों को OGDCL, PTV इन लोगों से बेघर किया, उस हुकूमत को जिसने 50 रुपये केजी चीनी से लेकर 120 पे लेगी, उस हुकूमत को जिसने मईशत को बेहतर चलाने से कहा कि हम मुस्लिम लीग नून से बेहतर चलाएंगे, और चलाओ किस तरह के भैंसे ले लो, कट्टे ले लो और उनका दूध बेच के मईशत चलाओ, मुर्गी लो, अंडा दे के अंडे के ऊपर मुर्गी बिठाओ और चूजे निकलेंगे तो उससे मईशत चलाएंगे। देखिए, ये हुकूमत की झूठी पॉलिसीज़ हैं, झूठी बातें हैं, झूठी हरकतें हैं। ये आज हुकूमत किसी को भी, ये आपने ऑन बोर्ड अगर स्टेक होल्डर्स को लेना है तो कैसे लेना है? आप पार्लियामेंट के पास लेके जाते हो कि आज तक उन चीज़ों को पार्लियामेंट के पास लेके गए, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया, अकाउंट अपनी कमेटीज़ को ऑन बोर्ड लिया, इन्होंने
मैं इस पे ठीक है, आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। वासिक अब्बासी साहब, क्या कहेंगे बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने अभी तक जो बातें की हैं? ये वही बातें रिपीट कर रहे हैं जो आज से, ये जब हम लोग गवर्नमेंट में आए थे तब इन्होंने शुरू कर दी थी। हमें एतमाद नहीं है, क्यों बैठे फिर पार्लियामेंट के अंदर अगर आप लोगों का एतमाद नहीं है? आप लोगों ने तो तहरीक चला के इस्तीफे देने के वादे किए, फिर क्यों इस्तीफे भी नहीं आए? भाई सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि पार्लियामेंट जो सबसे मजबूत इदारा है, एक आम आदमी की ज़बान है पार्लियामेंट, उसके ऊपर एक जमात जिसने इतनी अपनी सीटें ली हैं, वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो तनख्वाह लेते वक्त तो वो साथ साथ है, मरात लेते वक्त वो साथ साथ है, और जब उसमें कानून साजी का अमल आए तो वो कहें हमारा एतमाद नहीं है, हम ऐसी अपोजिशन को। भाई मैं यही कह रहा हूँ, मैं अब अपनी बात रिपीट करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने इन इस्लाहात के लिए अपना इनपुट दिया होता तो कितना ही अच्छा होता कि आप कहते हैं हमने ये इनपुट दिया, ये इनपुट दिया। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों से उनका हक ही खींच लिया वोट देने के लिए, जिनका इकॉनमी में सबसे अहम रोल है। तो अगर आप तो आप हमारे पे किस बात की तनकीद कर रहे हैं? किस बात की? कुछ किया होता ना, कुछ करते, कुछ बोलते, कुछ भी तो नहीं किया। उल्टा आपस की लड़ाई, और लड़ाई के भी हालात, आपस की लड़ाई, हर रोज़ एक दूसरे पे तनकीद। मुझे तो एक ये बिखरी हुई, एक स्कैटर्ड सी एक ओपोजिशन है जो सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, हम आज कह देना कि दूध सफ़ेद है, सुबह सारी रोडों पे जैम होगा, 4 बंदे बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे किसी थड़े के ऊपर बैठ के कि पीटीआई ने कह दिया दूध सफ़ेद है। इनके ये हालात हैं। क्यों? अपनी एग्जिस्टेंस को बताने के लिए। पॉइंट कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपना कोई अहम किरदार अदा करते, कुछ बताते कि हमने ऐसे किया है, हमने इन कीमती राय से, अपने एक्सपीरियंस से हमने गवर्नमेंट को नवाजने की कोशिश की और गवर्नमेंट ने हमें रिस्पॉन्स नहीं किया। ऐसा तो कुछ किया है नहीं मेरे भाई। तो अब आके बताना शुरू कर दें इकोनॉमी को तबाह कर दें, फलाना। इकोनॉमी को रियलिज्म पे हम लेके आए। मोहतरम, आप लोगों ने कॉस्मेटिक इकोनॉमी का जो ड्रामा किया हुआ था ना पूरी दुनिया में, वो हमें बहुत अच्छा पता है कि पाकिस्तान का क्या इमेज था। ठीक है सहर कामरान साहिबा, अगर हुकूमत इस बिल को ले आती है पार्लियामेंट में और पास भी हो जाता है तो पीपल्स पार्टी का क्या इस पर रिएक्शन होगा, क्या लाहेअमल होगा? पहली बात ये कि हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। अभी जो ये समझ रहे हैं कि नाकिस मालूमात है, इसमें मैं इजाफा कर दूं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म का बिल पहले ही पार्लियामेंट में कमेटी के पास मौजूद था, जो फारूक नाइक साहब ने इंट्रोड्यूस कराया हुआ था। दूसरी बात ये कि ये हुकूमत ने डिस्कस नहीं किया था, हुकूमत जो है ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, और ऑर्डिनेंस खत्म होने के बाद इन्होंने उसको बुलडोज करने की कोशिश की थी। फिर ये कमेटी में बिल आया, कमेटी के अंदर पार्टिसिपेशन है, मेंबर्स अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। फिर इन्होंने सैनिटरी कमेटी की कंपोजिशन चेंज करने की कोशिश की। इन्होंने जो है एक मेंबर और अपने ऐड किया, जिसके ऊपर भी कमेटी को तहफ़्फ़ुज़ात थे। मतलब बदनीयती हर अमल से जो है वो वाज़ेह है। और वो जो वज़ीर आज़म साहब जिन्होंने हर हफ्ते हर बुध को आना था, उनको सुध नहीं रही, वो पार्लियामेंट में आना ही नहीं चाहते। वो खौफज़दा है पार्लियामेंट से, मफरूर है पार्लियामेंट से। तो ये तो जितना भी है, ये हुकूमत ऑर्डिनेंसेस पे चल रही है। और फिर उसके बाद ये बुलडोज, अगर ये अब समझ रहे हैं कि बुलडोज कराएंगे, इनको पहले पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट्री कंसेंसस का और जमहूरियत का मतलब समझना चाहिए। ये नहीं होता कि अगर आज आपके पास जो है वो जोड़ तोड़ की आपने हुकूमत बनाई है, आपके पास अददी अक्सरियत है, आपकी 15 लोगों की काबीना फैल के हाफ सेंचुरी से ज्यादा हो गई है, तो आप जो है वो अपने जोड़ तोड़ की वजह से जो है एक कानून साजी कर लें। वो कानून साजी नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर बाकी तमाम पार्टी की कंसेंसस शामिल नहीं है। वो रिफ्लेक्ट नहीं करती एस्पायरेशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो आपका बुलडोज, आपकी जो है धौंस, धमकी, उसको रिफ्लेक्ट करती है। और मैं समझती हूँ ये खतरनाक रविश है, ऐसा काम न करें। ठीक है सर साहिबा, फवाद चौधरी साहब ने आज जो बात की है इसी मामले पर, पहले अपने नाज़रीन को वो सुनवाते हैं फिर उस पर बात करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज़्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, जो कि उनका ताल्लुक होगा, जाहिर है कि वो एक करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से, उनकी ज़ाती हमदर्दी भी हो सकती है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और ख़ुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। अगर हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद नहीं है तो मुझे बताएं वो इलेक्शन कैसे कराएंगे। आप छोटी छोटी जमातों के आलाकार ना बने। एनी ऑनरेबल मैन वुड हैव रिजाइन्ड बाय नाउ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर दें, हम जा ही सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। दानियाल चौधरी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी आज जो फवाद चौधरी साहब ने की है, ये बताएगा कि इस तरह हुकूमत इस्तीफा ले सकती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जिस तरह फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ भी जाया जा सकता है?
देखिए, एक हुकूमत का बड़ा एक सिंपल चीज़ है, हम आज भी अपनी सज़ाओं के बाद भी हम कहते हैं हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर एतबार है, हम कहते हैं हमें अपने अदलिया के ऊपर एतबार है, अपने कोर्ट्स के ऊपर एतबार है, और हम सज़ाएं लेने के लिए 10-10 मिनट पहले जाके कोर्ट्स में बैठते हैं क्योंकि हम अपने सिस्टम को डीरेल नहीं करना चाहते। ये वो लोग हैं जो कंटेनर्स पे खड़े होके जलाओ घेराव की बात करते थे, पाकिस्तान को आग लगाने की बात करते थे, पाकिस्तान को बंद करने की बात करते थे। क्यों? क्योंकि इनकी मर्जी के फैसले नहीं आ रहे थे, क्योंकि इनकी मर्जी की चीज़ें नहीं आ रही थी। आप जब भी इनकी बर्दाश्त का मवाद इतना छोटा है, आप इमरान खान की पुरानी स्टेटमेंट्स उठाएं और आप अफगान वॉर के ऊपर उसकी स्टेटमेंट्स देखें जो अपने पाक ऑफिशियल्स के ऊपर इमरान खान की स्टेटमेंट्स हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने अपने इंस्टीट्यूशन को इतना डिफेम नहीं किया जितना इस पॉलिटिकल पार्टी ने किया है। पाकिस्तान को एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ कंट्री इतना डिफेम किसी ने नहीं किया जितना इन्होंने खुद किया है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में लेके जा कह के पाकिस्तान करप्ट है, पाकिस्तान को हर बड़े फोरम पे जाके कह के यहाँ के लोग झूठे हैं। हमें जितनी रुसवाई इन्होंने अपनी हुकूमत और अपने लोगों मुंह से दिलवाई है, पाकिस्तान को कभी नहीं मिली। Why? लेकिन दानियाल साहब, इन्हीं इदारों पे, इसी इलेक्शन कमीशन पे आप भी तनकीद करते रहे हैं, आपकी पार्टी तनकीद करती रही है, तकरीरें आप करते रहे, इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर भी एहतजाज करते रहे। देखिए, हमने क्यों की कि हमने इसलिए की कि जिन लोगों का वाडा का केस 4 साल लटकर आज तक सवाल नहीं आया, आपके जो PIA के चेयरमैन सालों साल केस लगा रहा उनका अभी तक फैसला नहीं आया, आपकी एयरलाइंस बिठा दी गई लेकिन फैसला नहीं आया। देखिए, हम एज एन ऑपोजिशन हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए गए, लेकिन ये हुकूमत ये किस चीज़ के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड कर रही है? ये इसलिए क्योंकि कोई ऑर्डर्स डिक्टेट करें और वो ऑर्डर्स पूरे ना हो, क्योंकि ये उनको किसी को इंस्टीट्यूशन को बुली करें और वो ऑर्डर्स पूरे ना हो। आप सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है जहां उन्होंने इंस्टीट्यूशंस के बारे में की दैट द गवर्नमेंट इज यूजिंग NAB एंड अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर आर्म ट्विस्टिंग, साद रफी के केस में कहा जो उन्होंने अपने वर्डिंग्स दिए, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के जुडिशल सिस्टम का पार्ट बन गई है कि इन्होंने जो झूठी स्टेटमेंट्स दिए जो इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करते हैं। आज भी अभी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हैं, ये इंस्टीट्यूशंस को यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं, अपने लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को मिस यूज़ करते हैं, उनकी पावर्स को मिस यूज़ करते हैं। हमने ना ये कल सियासत की ना आज की, ना हमने कल इनकी बेस के ऊपर इलेक्शन लड़ा ना आज लड़ा, और हम आज भी कहते हैं कि देखिए, अगर आपको इस्लाहात की ज़रूरत है, आपको चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, और अगर आपको है तो वन फोरम अगेन, दैट इज़ द पार्लियामेंट, bring it to the parliament, bring it to the whole floor, let's all talk about it, let's all debate on it and then we talk about the changes। ये तो बिलीव ही नहीं करते पार्लियामेंट में, ये तो पार्लियामेंट को। लेकिन दानियाल साहब, हुकूमत यही तो कह रही है कि फ्लोर पर हम ला रहे हैं बात को, आप हमारी बात ही सुनने को तैयार नहीं है, बिना सुने रिजेक्ट कर रहे हैं। मुझे बता दें इन्होंने कब लेके आए, मुझे बता दें कि इन्होंने जो ये पूरा इलेक्ट्रल जो इन्होंने मशीन बनाई इलेक्ट्रल सिस्टम को, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया, कोर्ट्स ने मुस्तरद कर दिया, लेके गए, वो लेके गए उसको पहले पार्लियामेंट में, लेके गए कमेटीज में, लिया ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड। ये बिलीव ही नहीं करते, ये झूठे अपनी इरेगुलरिटीज, अपनी बातें छुपाने के लिए। ये मामला सेनेट की कायमा कमेटी में उठाया गया है, बिलीव करते हैं। देखिए ना, अब उठाया गया, हमने जब किया, हमने जब इनको आईना दिखाया, हमने जब बताया कि इन्हें झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, अवाम को गुमराह करते हैं, वो 50 करोड़ नौकरियां हो, घर हो, मैशत की बात हो, हर चीज़ पे झूठ बोलते हैं। और देखिए, इन्होंने इतने झूठ बोले, इन्होंने इतना पाकिस्तान के साथ ज्यादती की कि आज आपका रुपये इस रीजन में सबसे कम तरीन हो गया। आज मैशत आपकी स्लो तरीन ग्रोथ होगी, टैक्स कलेक्शन आपका लोअर हो गया, अवाम इनके ऊपर एतमाद करने से छोड़ दिया, और ये उस एतमाद को छोड़ने का आपको सीधा जो मिल रहा है कि लोग टैक्स देना छोड़ दिए हैं। लेकिन लोगों को एतमाद इनके ऊपर तब आएगा जब ये सबको ऑन बोर्ड लेंगे, अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे, अपने चीज़ों को, इंस्टीट्यूशंस को आगे लेके चलाएंगे और अपने आप को और इंस्टीट्यूशंस को इज्जत देंगे। ठीक है, वासिक अब्बासी साहब, फवाद चौधरी का जो अभी हम बात सुन रहे थे, उन्होंने आज कहा है कि नवाज शरीफ के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ताल्लुकात थे। अगर यही बात थी तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लाया क्यों गया, हुकूमत ने हामी क्यों भरी उन्हें लाने के लिए? मावराए गुफ्तगू जी ये बात बीच में आई है। उनके कहने का ये मतलब है कि अगर तो दो वजूहात पे जो आज का मामला है, जो वाक़या हुआ स्टैंडिंग कमेटी में सेनेट की, उसके हवाले से उन्होंने उसकी रोशनी में ये बात की कि भाई 90 दिन तक वो बिल पास बना रहा, उस बिल ने पास हो जाना। 90 दिन के आपके जो टाइम लिमिट है वो 90 डेज़ की थी। अब 89th डे है, 11th आवर के अंदर
अगर इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद किया तो किन बुनियाद के ऊपर किया, किस बुनियाद के ऊपर किया कि 37 में से 5 आपने जो इसके पॉइंट्स है उसको अंडर डिस्कशन किया 2.5 घंटे की गुफ्तगू के अंदर, आप उसको कैसे मुस्तरद कर सकते हैं? नंबर 1 क्यों? क्योंकि ये पार्लियामेंट का, ये कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, ये किसी और इदारे का काम नहीं है। ये आपको मैंने जैसे पहले मेंशन किया, आर्टिकल 218 यही कह रहा है कि इलेक्शन होगा कानून के मुताबिक, तो कानून किसने बनाना? तो जब पहली बात ये थी। दूसरी बात क्या थी उसमें? दूसरी अहम बात यह है कि ये किस इदारे के लिए हो रही है ये सारी रिफॉर्म? ये इलेक्शन कमीशन के लिए है। तो इलेक्शन कमीशन का रैप कैसे वॉकआउट कर गया? ये तारीख में पहली दफा हुआ कि गवर्नमेंट का लाया हुआ बिल हो और जिस इदारे के लिए हो वो इदारा वॉकआउट कर जाए। इन 2 वजूहात की बुनियाद पे फवाद चौधरी साहब ने जो बात की वो समझ से ताल्लुक रख रही है कि भाई एक इदारे को बाइसनेस शो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वो मसला है जिसकी वजह से कई मसले और जन्म भी लेते हैं। इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा जो एतराज़ उठता है वो तो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन होता है कि हमारा इसके ऊपर एतमाद नहीं था। तो एतमाद को एक शख्स के अंदर एहसास हो सकता है ना, मशीन तो एहसास से पाक है। तो इस एतमाद को दूर करने के, इस बढ़ाने के लिए, तो इस एतमाद को हासिल करने के लिए कि इलेक्शन ठीक हुआ है, एक मशीन से बेहतर इलेक्शन हो सकता है? भाई डाटा ओरिएंटेड मशीन होगी, वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इलेक्शन होगा, तो वो बेहतर होगा? या फिर वही बात है कि मैं अपना जानने वाला लगाऊं या अपने जानने वाले लगाएं, एंड पे यही शोर मचा रहे कि भाई लोगों से मनवर्ड हुआ है इलेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन को इस तरह से बाइसनेस जो है ये अगर शो नज़र आई है तो फिर फवाद चौधरी साहब का रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। आपकी जानिब से यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन बाइस्ड हो गया इस मामले पर। नाज़रीन, हम दूसरे सेगमेंट की जानिब जाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत और ईसीपी की लड़ाई तो चल रही है, लेकिन अपोजिशन कैंप में भी इल्ज़ाम तराशी उरूज पर है। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो पर पीडीएम तोड़ने का इल्ज़ाम आयद किया है और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी को पीडीएम की सफ़ों में मीर जाफर और मीर सादिक भी करार दिया है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो पीडीएम को इस्तीफों और लॉन्ग मार्च ना करने के ताने भी दे रहे हैं। दोनों जानिब से एक दूसरे पर डील के इल्ज़ामात लग रहे हैं। अपोजिशन एक दूसरे की अपोजिशन में लगी है तो हुकूमत का काम और भी आसान हो जाता है। इसी पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने और मौलाना फजलुर रहमान ने आज क्या कहा है, जरा आप पहले वो सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। जब हम आपके साथ थे आप कहते थे कि इस्तीफा के बगैर काम नहीं चलेगा, तो अब आपके लिए चैलेंज है, या आए हमारे साथ मिलके वार करें, हमारे साथ मिलके अपने वोट इस्तेमाल करें। अगर नहीं तो अपना ही बात मान ले, अपना ही दावा पे अमल करें, वैसे आपका वोट का फायदा ही नहीं रहेगा, तो इस्तीफा ही दे दें। आपने इनमें से एक काम तो आपको करना ही करना पड़ेगा, वरना पंजाब के अवाम खास तौर पे कि ये ना मुफाहमत है, ये ना मुखालफत है, ये मुनाफिकत है। अगर हमने बिलावल ही को पीडीएम कहना है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में कौन खेला है, पीटीआई का ब्रैकेट कौन हुआ है? हम तो वो सियासत नहीं करेंगे कि जिसमें बिलावल हुए, बिलावल हुआ है। वो कहते थे कि मेरी बात मानी जाती तो आज ये हुकूमत ना होती, ना अब इस्तीफे हुए। हुकूमत भी होती लेकिन वो तब्दीली एस्टेब्लिशमेंट की होती, हमारी ना होती। तो आप क्योंकि ये जो ऑफर उनके पास आए हैं वो ऑफर हमारे पास भी आए हैं, हमने नहीं माने जी। उस वक्त अगर हम उनके बशमूल इस्तीफा देते थे तो आज इलेक्शन भी हो चुके होते और ये गवर्नमेंट भी ना रहती जी। अगर डील हुई थी तो उसकी किससे हुई थी? मेरे ख्याल में उन्हीं से हुई थी जी, और के बीच में किसी ने काम किया होगा, लेकिन बहरहाल वो इस वक्त भी उन्हीं की बुनियाद पे लड़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ हमारे नोटिस में है, लेकिन हम दो महाज नहीं खोलना चाहते। बैरिस्टर दानियाल साहब, हुकूमत को क्या टफ टाइम देना है? ओपोजिशन आपस में लड़ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान आपके सामने, उन्होंने कहा है कि ना आपने इस्तीफे दिए हैं, ना आप मुफाहमत कर रहे हैं, ना मुजामत कर रहे हैं, बल्कि आप मुनाफकत कर रहे हैं। देखिए, सियासत में हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है। ये आज वो हुकूमत है जो बैसाखियों पे खड़ी हुई है।
इनसे इनकी हर चीज़ इज़ एट द पॉइंट वेयर इज़ अबाउट टू फॉल। वो चाहे 300 डैम्स हो, वो हज़ारों अस्पताल हो, चाहे वो PIA हो, चाहे पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम हो, चाहे पाकिस्तान की कोई इंस्टीट्यूशंस हो, हर चीज़ बसाकियों पे खड़ी है। आज अगर हम वो बसाकियाँ खींच लें जिसकी हम ताकत रखते हैं तो ये सियासी शहीद बन जाएंगे। और हम एक चीज़ चाहते हैं कि ये सियासी शहीद अब ना बने। देखिए तब टाइम था, और आज जब ये चौथा साल शुरू हो गया है, वी डू नॉट वांट देम टू बी सियासी शहीद एनीमोर। हम इनको पार्लियामेंट्री तौर पे, हम इनको डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के थ्रू हम इनको नॉकआउट करेंगे। इनको शहीद या बेहोश नहीं होने देंगे, इनको नॉकआउट करेंगे कि पाकिस्तान की आवाम दोबारा इनसे गुमराह ना हो। पाकिस्तान की आवाम इन पर दोबारा जिस तरह लोगों ने इनके लिए निकले थे दोबारा एतमाद ना करे। इवन दो वो वोट्स गलत थे, इवन दो वी बिलीव दैट इज ऑल सिलेक्टेड, लेकिन फिर भी इनको हम कोई ऐसा रास्ता, चोर रास्ता दोबारा छोड़ने के लिए हम इनको तैयार नहीं दिखाएंगे दोबारा कोई चोर रास्ता पकड़ ले। हम इनको आईना पकड़ के लेके खड़े हैं। हम इनके ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहे, हम इनको कोई बुरा भला नहीं कहते। इतनी अच्छी और फ्रेंडली ऑपोजिशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं देखी। हम कोई एजिटेशन नहीं कर रहे, हम कोई जलाओ घेराव की बात नहीं कर रहे। हमने एक आईना पकड़ा हुआ है और इनको दिखा रहे हैं कि भाई ये वादा किया था, वो वादा किधर गया? ये वादा किया था जो अरबों डॉलर जिसको आप फ्रेंडली ऑपोजिशन कह रहे हैं, हुकूमत इसको कमजोर हुकूमत इसको कमजोर ऑपोजिशन का नाम देती है। बिलावल भुट्टो ने जो आज कहा है उस पर क्या कहेंगे? वो आपको मुनाफिक कह रहे हैं? देखिए नहीं बिलावल, देखिए मैं दोबारा बात करूंगा कि हमारी स्ट्रेंथ इसमें है कि हम सब इकट्ठे होकर चले। वो चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे हम हैं, हमारा एक हदफ है कि वो इस अवाम के दुश्मन को, पाकिस्तान के दुश्मन को, जिन्हें पाकिस्तान की मैशत भी यहाँ बचाया, जिसने पाकिस्तान की हर इंस्टीट्यूशन को वीकेंड किया, साहब वो हदफ तो लगता है कहीं पीछे रह गया है। अब डील की बातें हो रही हैं, अब आप एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए डील और ढील की उनको ज़रूरत है जो अपने जो भाग रहे हैं या कर रहे हैं। हमने कल भी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस फेस किया, हम आज भी कर रहे हैं। हम कल भी मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी को साथ लेके आ गए जब उनकी जो वाइफ है शी वाज ऑन डेथ बेड, शी फेस्ड इट देन और आज भी फेस कर रही हैं। और इंशाल्लाह हम इसी तरह, हम ना ढील के मुंतज़िर हैं, ना हम इस हुकूमत से कुछ तवक्को रखते हैं ना कुछ और। हम पाकिस्तान की आवाम की पल्स हैं, हम पाकिस्तान की आवाम की हम सबसे बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपना फैसला खुद करेगी और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम को गुमराह नहीं होने देंगे। सैर कामरान साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान ने जो आज गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आप सहूलतकार बने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें भी ऑफर हुई थी लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया, हमने मना कर दिया। क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पर? देखिए, हमने तो मौलाना साहब को पहले भी कहा था, जब वो लॉन्ग मार्च कर आए थे, बैठे थे और उन्होंने बताया था कि उनकी कोई बातचीत हो गई है। हमने तब भी कहा था कि जो बातचीत है बताएं किससे हुई और क्या हुई। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है और आप ये देखें कि बहुत मुतहरक है इस वक्त। तो जनूबी पंजाब में बहुत मुतहरक है और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो इस हुकूमत का हाल है, इस पे अपोजिशन के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि अपोजिशन जो है वो इकट्ठी होकर एक मजबूत तहरीक चलाए और इनको घर भेजे। यही आज चेयरमैन जनाब भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि इस तरह से उठा रहे हैं जो उसके बाद 2023 का इलेक्शन, 2023 के इलेक्शन तक वेट करेंगे तो आप ये देखें कि आवाम की जो मुश्किलात हैं वो कितनी बढ़ गई हैं। ये हर आईनी इदारे को तबाह कर रहे हैं, ये हर एक के ऊपर जो है वो जबर कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर अपोजिशन को तो इकट्ठा होना पड़ेगा। और पार्लियामेंट में मैं आपको बताऊं, देखिए जो सियासत आप देखते हैं बाहर, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी बात जरूर करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में देखें जहाँ पार्लियामेंट की बात होती है अपोजिशन आपको इकट्ठी नजर आती है और यहाँ पे भी इलेक्शन रिफॉर्म की जो बात है वहाँ पे भी आपको इकट्ठी नजर आती है। ऑपोजिशन सहर साहिबा किस तरह से इकट्ठी होगी? एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की जाती है। बिलावल भुट्टो ने भी आज बयान दिया है और उन्होंने मुनाफिक का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो किस तरह से ऑपोजिशन इकट्ठी होगी हुकूमत के खिलाफ? देखिए, बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे में सम नहीं होती, ठीक है। वो अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपने मैनिफेस्टो है, अपनी तहरीक के साथ रहती है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो है जहाँ पे कानून साजी होनी है, आप ये देखें कि खाली अभी की बात नहीं कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जब अपोजिशन में थी और नेशनल एक्शन प्लान पास होना था तो पूरी कौम एक थी। जब सलाला चेक पोस्ट पर हमला किया था अमेरिका ने और हमने नेटो सप्लाई रूट्स बंद करने थे, तब भी अपोजिशन एक थी। ये एक वाहिद पार्टी है
जो कौमी यकजहती को तबाह करने पे तुली हुई है। जब जल्जला आया, सैलाब आए, बारिशें हुई, अपोजिशन एक थी। जब कश्मीर की बात हुई, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज्वाइंट पार्लियामेंट के सेशन के लिए कॉल करने के लिए कहा। और आज भी हम कहते हैं कि मसाइल का हल पार्लियामेंट में निकाले। पार्लियामेंट में जहां अहम मामलात है, अपोजिशन एक है। हाँ, सियासी पार्टियों की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजीज, अलग अलग लाहे अमल हो सकता है, लेकिन मकसद हमारा एक है, पाकिस्तान का के तहफ़्फ़ुज़ करना, पाकिस्तान की सालमियत को बरकरार रखना, पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ बनना, उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए आगे बढ़ना। ये तो कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन ये पार्टी जो कर रही है वो बहुत खतरनाक है, वो रविश बड़ी खतरनाक है, क्योंकि ये पार्टी पार्लियामेंट से तो गायब है और बुलडोज कर रही है अपने एग्जेक्टिव के इख्तियारात इस्तेमाल करके, विच इज मैं समझती हूँ कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। वरना आप ये देखिए, पीपल्स पार्टी तो वो पार्टी है, सिर्फ इंतशार की बात थी तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के पूरी कौम को एक कर दिया था, इंतशार को हटा दिया था। ये एक वाहिद पार्टी है जो तमाम अहम मामलात के ऊपर या तो कौमी सलामती की मीटिंग से गायब होती है, या जो है वो जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उससे हमला करने की कोशिश करती है, या मुल्क के कौमी इदारों के ऊपर जो हमारे कौमी इदारे हैं उन पर हमला करती है। तो मैं समझती हूँ कि इस रविश के जो है ना नुकसान को भी देखना चाहिए। आप आए हैं, आपके पास एक मुख्तसर वक्त है, दोबारा तो आप कोई भी कोशिश कर लें, आप अपने हलकों में नहीं जा सकते, आपको पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। इसीलिए सारा जो गोलमाल हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है। और इसके हमने देखे डेमोन्स्ट्रेशन, दस्का की धुन में देखे, हमने जेबी के इलेक्शन। ठीक है सर साहब, आपका पॉइंट आ गया। वासिक साहब ये कहिएगा, ऑपोजिशन एक है, मकसद एक है, ये कहना है ऑपोजिशन का। अभी सैर साहब अभी बात कर रही थी, दानियाल चौधरी ने भी यही बात की है। आपको लगता है ऑपोजिशन एक है, एक पेज पर है, इनके मकासद एक हैं, कितने मुत्तफिक हैं इस बात? सबसे पहली बात यह कि जो ऑपोजिशन है ये कोई नेचुरल अलायंस नहीं है। ये ऑपोजिशन सिर्फ अपने सर्वाइवल की जंग लड़ने के लिए गठी है और इन्हें PDM बनाई। हमने उस टाइम ही कहा कि ये नेचुरल अलायंस नहीं है और ये इतनी वीक ऑपोजिशन है कि हमें कहीं भी कोई भी हर्डल इनसे नहीं होगी। हमें अपने जो गवर्नमेंट की अपनी परफॉर्मेंस के लिए हमें कोई भी पार्लियामेंट का बिजनेस लाना होगा तो हमें तब भी परेशानी नहीं है। हमें जब अवाम में जाना होगा इलेक्शन के लिए हमें तब भी परेशानी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ये सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के साथ है। मैं हैरान इस बात के ऊपर हूँ कि इनसे सवाल चना हो तो जवाब गंदम देते हैं। भाई पूछा कि आपसे कहा गया कि आप मुनाफिक हैं, उन्होंने 3 घंटे की स्टेज की तकरीर कर दी कि PTI के ऊपर। उन्होंने फिर PMLA ने कहा उनको कि भाई आप लोगों का जो डील आप लोगों ने डील की हुई है बिलावल ने, ये उनका हिस्सा आलाकार बना हुआ है, जिनका भी आलाकार बना हुआ है ये उनके साथ मिल के चलना चाह रहा है। और हमें भी डील हुई थी, हमें ऑफर हुई थी, हमने डील नहीं की। मैं ये सोचता हूँ कि भाई मैं आपकी सिर्फ एक बात से सहमत हूँ भाई, और किस बात से? जो आप एक दूसरे को जिन अलकाबात से नवाज रहे, मैं इस बात से सहमत हूँ। एल्स मैं आपको अभी बताता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में ये जो PDM है इसके लिए पीपल्स पार्टी बहुत है और पीपल्स पार्टी के लिए अपनी परफॉर्मेंस बहुत है, और उनकी परफॉर्मेंस के लिए सिंध में एक बारिश बहुत है। इससे ज़्यादा इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आपने देख लिया होगा इलेक्शन में GB में क्या हुआ। और मुस्लिम लीग नून इतने बुलंद और बाला दावे, मैं हैरान हूं कि आपको आज जो स्टेटमेंट दी है कि आप मुनाफिक हैं, और बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट दी इन्होंने, तो उसके जवाब में आप लोगों का रिस्पांस सुन के इतना कूल सा रिस्पांस दे रहे हैं जैसे उन्होंने आपको दावत पे बुला लिया। आप मारे ना आपका खून जोशी के साथ, बताएं आपके मुनाफिक कौन है और कौन नहीं है। और आपने हालात आपने देखे, GB के इलेक्शन हो, कश्मीर के इलेक्शन हो, तो वो इलेक्शन लोगों का हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर, और जो हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, उसके ऊपर लोगों का एतमाद है। तो ये वोटें मिल रही है ना, और कहाँ से वोटें मिल रही हैं भाई? तो ऑपोजिशन ने तो इस पर धांधली का हमेशा इल्जाम लगाया। तो जब उसके हल के लिए हमने इनको रिफॉर्म्स का रास्ता दिखाया, इन्होंने उस पर भी शोर मचाया। फिर हमने कहा कि तुम सब झूठे हो। शुरू में तो इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, एंड पे आज खुद एक दूसरे को झूठा कह रहे हैं। अच्छा, ये इनका रिजल्ट है। अच्छा, हमेशा ऑपोजिशन ने इल्जाम लगाया इस हुकूमत पर, इमरान खान पर, कि एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू आए हैं। आज पीपल्स पार्टी पर भी इसी डील के इल्जाम लग रहे हैं। मैं देखे ना, मैं रिपीट करता हूँ कि सबसे पहली बात है अफसोस के साथ, जो अभी पाकिस्तान के जियोग्राफिकल लोकेशन के एवज इंटरनेशनली हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो सूरत हाल पैदा है, इन्हीं आज से महीना पहले, 1.5 महीना पहले आपका कश्मीर का इलेक्शन होता है, यही चूरन बेचने के लिए ये जमातें चलेगी वहाँ पर। क्या हुआ?
बल्कि जो सबसे ज्यादा ढिंडोरा पीटा गया PMLN की तरफ से, 5 सीटें रुल के मिली हैं इन लोगों को। ये जो नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे थे इदारों के खिलाफ, जिन इदारों की वजह से पाकिस्तान स्ट्रेंथन है, तो वो नैरेटिव लोगों ने रिजेक्ट किया और बुरे तरीके से रिजेक्ट किया। ये वहाँ पर गवर्नमेंट बनाए बैठे थे, ये कोई ऐसी जमात नहीं थी जो कि उसके रेस में थी और दूसरे नंबर पे थी और अब तीसरे पे आई है। ये मेजॉरिटी 30 से प्लस सीटें ली थी 45-50 में से, 30 से ज़्यादा सीटें लेने वाली जमात आज 5 सीटों पे क्यों आई है? जो नैरेटिव ये बिल्ड करना चाह रहे हैं हमारे इदारों के खिलाफ, वो नैरेटिव अवाम को पसंद नहीं है। और शुरू में ये अल्फाज एक थे, इनके मुँह अपने अपने थे। अब इन सब के अवाम तो अभी भी तंग है, महंगाई से तंग है, आपसे बड़ी शिकायतें हैं। महंगाई देखें, मैं आपको इन्फ्लेशन जो है ना, आप सबसे पहली बात है कि पोस्ट कोरोना हालात के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ वो महंगाई का ही हुआ। और महंगाई के अंदर भी मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि इन हालात में भी जो हमारी गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए, जो मेजर्स लिए इसको फेस करने के लिए, और हमारी कौम पूरी ने कॉम्बैट किया। और वो क्या था? वो स्मार्ट लॉकडाउन। हमारी स्ट्रेटजी को इकोनॉमिस्ट के अंदर सराहा नहीं किया, पूरी दुनिया ने नहीं सराहा हमें, बल्कि कोरोना के इसके हवाले से जो इंटरनेशनली एक रिसर्च पूरी सेंटर बना है, उसमें पाकिस्तान मेंबर है कि आखिर हमने इसके साथ कैसे जिंदगी गुजारनी है। ठीक है दानियाल साहब, ऑपोजिशन ने हमेशा इमरान खान पर और इस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू आई है। अब आप पीपल्स पार्टी पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही हमेशा आई है जो एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर आई है, बाकी तमाम जमातों पर यही इल्जामात लगाते रहेंगे आप? देखिए, इन मेरे भाई ने यहाँ एक बात की, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के लिए बारिश ही काफ़ी है। मैं इनको बताऊं कि पूरी मुल्क की मैशत, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को तबाह करने के लिए ये खाली इनका नाम काफ़ी है। एक टिड्डी दल क्या आई, उसने इनको सब कुछ बंद कर दिया, क्रॉप अपनी आपकी इतनी कम कर दिया, आपका कपास ख़त्म कर दिया, आपकी गंदम की हार्वेस्ट जो तबाह कर दी। देखिए, ये इतने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, किसी को क्या ब्लेम कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आती है पीपल्स पार्टी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की नालायकियाँ कोताहियाँ एक जगह, जो सिंध में गलतियाँ हैं वो एक जगह, लेकिन जो इस गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल में कर दिया है, जो लोगों ने खाली लोग इनके लिए एक BRT काफ़ी है जो 20-22 अरब रुपए में बनानी थी, 100 अरब से ऊपर चलेगी। इनके लिए अपना इनका फॉरेन फंडिंग का केस ही काफ़ी है, जिसमें इनकी अपनी स्टेटमेंट्स क्या थी। इनके लिए देखिए इन्होंने किस चीज़ में बेहतरी की है, इन्होंने किस चीज़ में आवाम को रिलीफ दिया है। आज अपोजिशन के ऊपर कहते हैं कि अपोजिशन इकट्ठी नहीं है, उनका नेशनल अलायंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और हमारा नेशनल अलायंस नहीं है, उनकी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा एक अपना है। लेकिन हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? पाकिस्तान की आवाम की मजबूरियों के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, महंगाई की खातिर, इनके झूठों के खिलाफ। आप बताएं, आपको MQM के साथ जिनको आप कातिल कहते थे, आप जिनको बुरा भला कहते थे, जिनको आप अल्ताफ हुसैन को क्या करते थे, उनके साथ आप बैठ गए। चौधरीज को आप पता नहीं क्या क्या कहते थे, आज आपकी गाड़ी वो चला रहे हैं। तो इमरान खान ने ख्वाब देखा था, उस ख्वाब की ताबीर और उसकी एग्जीक्यूशन कौन कर रही है? मैडम को दो ठीक है, वक्त की जरा कमी है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सहर। कामरान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। वासिक अब्बासी, आप यहाँ पर तशरीफ लाए, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अलाने के बाद।